नीट यूजी का पेपर एक बार फिर से लीक हो गया। 3 मई को यह परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद एनटीए ने इसे रद्द कर दिया है। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। एनटीए जल्द ही तारीखों का ऐलान भी करेगा और मामले की जांच आगे बढ़ चुकी है। लेकिन यह मामला एक राज्य तक सीमित नहीं है या एक मर्तबा नहीं हुआ है, बल्कि पेपर लीक के तार पूरे 6 राज्यों तक फैले हुए हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक लीक हुए पेपर को 5-5 लाख रुपए में बेचा गया। इसके बाद इसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप के जरिए आगे फैलाया गया। यानी कि जो पेपर परीक्षा हॉल में बंद रहना चाहिए था, जो स्ट्रांग रूम में से लीक नहीं होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं माफिया के हाथ में पहुंचने के बाद सार्वजनिक हो गया और जो जितने पैसे दे सका उसकी बोली लगाई गई। आखिर ये पूरा का पूरा ढांचा कब सुधरेगा? क्योंकि पेपर लीक का पहला मसला नहीं है। हालांकि टेक्निकली एनटीए या इससे जुड़ी हुई जो एसओजी है राजस्थान की, वो इसे लीक शब्द का इस्तेमाल उसमें ना कर रही हो, लेकिन जो भी है ये बड़ी चूक है। और कैसे ये दुरुस्त हो सकती है, कैसे उन 20 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ न्याय हो सकता है, आज इसी पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन अब इसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। परीक्षा रद्द करने का कारण पेपर लीक बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ये लीक कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। बताया जा रहा है कि लगभग 6 राज्यों में इस लीक से लोगों के तार जुड़े हुए थे और इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। पूरी कहानी शुरू होती है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। 28 से 30 अप्रैल 2026 के बीच प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान असली नीट पेपर तक किसी की पहुंच हो गई और ये काम किया एमबीबीएस छात्र ने, जो केरल के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। अब यहाँ सबसे चालाक तरीका सामने आया। अपनी पहचान छिपाने के लिए असली पेपर की फोटो इस्तेमाल नहीं की गई। इसकी जगह उस पेपर को हाथ से लिखकर एक गेस्ट पेपर तैयार किया गया। इस गेस्ट पेपर में कुल 410 सवाल थे। इनमें से 120 सवाल बिल्कुल असली नीट पेपर जैसे ही थे। इस तरह करीब 600 अंकों का खेल खेला गया। 1 मई को इस पेपर की डिजिटल कॉपी केरल से भेजी गई। इसके बाद ये सीधे राजस्थान के चुरू पहुंची। वहां से ये कॉपी सीकर के एक पीजी मालिक तक पहुंचाई गई। यहीं से असली नेटवर्क की शुरुआत हुई। टेलीग्राम पर पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ फाइलें बनाई गईं। फिर इन फाइलों को कोचिंग समूहों और छोटे छोटे ग्रुप्स में तेजी से फैलाया गया। इस पेपर की कीमत 5 लाख रुपए तक तय की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि यही पेपर टेलीग्राम पर सिर्फ 10,000 रुपए में बेचा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से लगभग 42 घंटे पहले ही ये पेपर माफिया और कई छात्रों के मोबाइल फोन तक पहुंच चुका था। ये पेपर सबसे पहले नासिक में शुरू हुआ, इसके बाद ये गुरुग्राम पहुंचा और फिर जयपुर तक फैल गया। जांच में ये भी पता चला कि इसके तार देहरादून और केरल तक से जुड़े हुए थे। इस मामले की जांच पहले राजस्थान की एसओजी ने शुरू की। शुरुआत में एनटीए ने इस पूरी घटना से इनकार किया था, लेकिन बाद में मामला गंभीर होने पर इसे केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दिया गया। एनटीए ने साफ किया कि परीक्षा की नई तारीखें जल्द जारी की जाएंगी। एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। पुराने एग्जाम सेंटर भी वही रहेंगे। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और परीक्षा की फीस भी छात्रों को वापस की जाएगी। 2015, 2016, 2021, 2024 और अब 2026 नीट के साथ पेपर लीक का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बार जांच, हर बार गिरफ्तारी, लेकिन अगली बार फिर वही कहानी। लाखों छात्रों की मेहनत और सपने कुछ हजार रुपयों के लिए इस गंदे खेल की भेंट चढ़ जाते हैं। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जो बार बार चूकता है और बार बार माफी मांगकर आगे बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा सर का, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर मिश्रा, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं प्रमोद माहेश्वरी जी, फाउंडर चेयरमैन हैं करियर पॉइंट के। माहेश्वरी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं माहेश्वरी सर सबसे पहले आपसे ही समझना ये चाहूँगा कि एक बार फिर से ये जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है, ये एक तरह से नीलाम हो रहा था व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में। ये एक लीक प्रूफ सिस्टम हम अब तक क्यों नहीं बना पाए?
अब जो मर्जी आप इसे कह लीजिए, तंत्र कहता है कि साहब ये पेपर लीक नहीं है, ये तो सिस्टमैटिक एरर है, या जो भी इसको नाम दे दीजिए, बट वास्तविक स्थिति ये है कि बच्चों का भविष्य अधर में है और वो परीक्षा जो उनके भविष्य जुड़ी हुई है एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हम नीट को लीक प्रूफ क्यों नहीं बना पा रहे हैं? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है माहेश्वरी सर? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जब नीट का पेपर जहां से बनता है और एग्जामिनेशन सेंटर तक जाता है, ठीक। उसमें इतने मल्टीपल हैंड से ये निकलता है और इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मुश्किल है कि आप लोगों को रोक सकें या उन लोगों को आप किसी तरह से कंट्रोल कर सकें। अगर आप देखेंगे कि पेपर बनने की प्रक्रिया है, प्रेस पर छपेगा, वहां जाने कितने लोग उसको, प्रेस पे जो कर्मचारी उसको देखते हैं, उसके बाद पेपर को पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग होकर ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, सेंटरों पे 5 से 6 हजार सेंटरों पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका कि कहीं ना कहीं ये लीक हो जाएगा। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, जैसे कि अभी बताया, पिछले 10 साल में 5 बार नीट का पेपर आउट हो चुका है, इसको हम ऑनलाइन क्यों नहीं कर देते? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं एक विलिंगनेस में कई कमी है, एक रीजन है कि इसको ऑनलाइन नहीं ले जाने का। और ऑनलाइन अगर इसको लेके जाया जाएगा तो वहां पर इसमें काफी फुल प्रूफ करा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें ये पूरा का पूरा रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या वजह है कि पेपर लीक होता है, और उस पूरे सप्लाई चेन है जहां से पेपर बनता है, प्रिंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंटर तक जाता है, उस सप्लाई चेन में अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इसको हैंडल करा जा सके, तो इसके दूसरे उपाय निकालने पड़ेंगे, डिबेट इस पे चालू करनी पड़ेगी। और जैसे कि आईआईटी का एग्जाम है, जेई एडवांस का एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है, जेई मेन का ऑनलाइन हो सकता है, जिसमें चांसेस बहुत कम है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे विलिंगनेस की प्रॉब्लम है हर लेवल पर कि इसको ऑनलाइन क्यों नहीं लिया जाता, इसको ऑफलाइन ही क्यों रखा जाता है। ऑफलाइन रखेंगे तो इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट होती हैं। एब्सोल्युटली, ये एक वाजिब सवाल है और इस पे एक कमेटी का गठन भी हुआ है। इसरो के पूर्व चेयरमैन उस कमेटी का को हेड भी कर रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, आनंद कुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं सुपर 30 के। बहुत बहुत स्वागत है आनंद सर आपका हमारे शो पे। आप ही के पास आ रहा हूँ आनंद सर। एक बड़ी बात जो माहेश्वरी सर ने उठाई है वो ये कि ये आज भी ऑफलाइन मोड में क्यों हो रही है, पेन एंड पेपर मोड में क्यों हो रही है, जबकि हमारे सामने जेईई का एक सक्सेसफुल मॉडल है जिसपे अपेक्षाकृत इतने सवाल नहीं उठे उस परीक्षा प्रणाली पर। हम 12-15 लाख बच्चों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन कर लेते हैं, वो सफलतापूर्वक हो भी जाती है, और 20-22 लाख के लिए नहीं कर पाती। ये तादाद और ये डिफरेंस क्या इतना बड़ा है सर? इतना बड़ा डिजिटल डिवाइड है देश में, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज लग जाएंगे कि हम एक परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए उसको सीबीटी मोड पर नहीं डाल पा रहे हैं? आनंद सर, दरअसल में क्या होता है, हमारे महेश्वरी साहब सही बता रहे हैं, लेकिन हमारा मानना थोड़ा अलग है कि आप परीक्षा या तो ऑनलाइन लीजिए या तो ऑफलाइन लीजिए। अगर माफिया चाहेगा, अगर कहीं लीकेज होगा तो पेपर लीक होगा ही, लेकिन अगर सरकार कानून सख्त बनाए हुए है, उसको सख्ती से लागू किया जाएगा, जो इसमें गड़बड़ करेगा उसको पर कड़ी से कड़ी सजा होगी, तब ऐसी घटना नहीं घटेगी। हमारा तो ये मानना है। इसलिए सरकार अगर ऑनलाइन कर देगी, वहाँ क्या गड़बड़ी हो जाएगी, क्या गारंटी है इसका? गारंटी तो इस बात, देश में इतना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए कि किसी को जरूरत न करे कि ऐसी गलती करे या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। हाँ, यानी कि आप कह रहे हैं चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, परीक्षा को ही लीक प्रूफ होना चाहिए। ये आपने बड़ी बात तो कही है, लेकिन हमारे पास कम से कम एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम पेपर सेटिंग और उसकी एनक्रिप्शन, जो प्रिंटिंग प्रेस का सिलेक्शन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब को तो कम से कम हम प्राइमा फेसी उस लेवल पर पुख्ता कर सकते हैं। बट बहरहाल मैं एमसी मिश्रा सर आपके पास आऊँगा। सर, आपको इस पूरे मसले में आपका क्या आकलन है? सर, कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं और नीट को लीक प्रूफ नहीं बना पाए? दीपक जी, ये चर्चा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेश्वरी साहब से पूर्णतः सहमत हूं इस विषय में कि आप जितना मर्जी है सजा सख्त कर लीजिए, कोई भी नियम कायदा लॉ बना लीजिए,
ऐसा तो है नहीं कि लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर भी कर रहे हैं, लोग चोरी भी कर रहे हैं, डकैती भी डाल रहे हैं। नियम है, लॉ है, सबको पता है, लेकिन वो हो रहा है। तो जहां पे भी दीपक जी ह्यूमन इंटरफेस होगा, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी चीज, वहां पे इस तरह के लीकेज को रोकना असंभव होगा। और ये अभी ऑल्टरनेट ईयर हो रहा है, ये हर साल होगा और 6 महीने पे होगा। और अगर आईआईटी, और उनके यहाँ भी नंबर कम नहीं है परीक्षार्थियों का, अगर वो अपना परीक्षा ऑनलाइन कर ले रहे हैं और कोई लीकेज नहीं है, तो कोई इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी चर्चा करने की आवश्यकता है। ये हम लोगों ने पिछले वर्ष भी जब हुआ था 24 में, तब भी यही सब चर्चाएं की थी। आप ये देखिए, एक यूएस की एजेंसी है जो यूएसएमएलई कंडक्ट करती है पूरी दुनिया में, लोग भारत में बैठ के उसकी परीक्षा देते हैं। इसी तरह से जीमेट एक परीक्षा है जो दूसरे लोगों के लिए होती है यूएस में, यूएसएमएलई होती है मेडिकल के छात्रों के लिए, और ये जीमेट होता है दूसरे प्रोफेशंस के लिए, और वो सब ऑनलाइन होती है। तो आज हम अपने को इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आईटी में इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, एआई हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं डॉक्टर जो माहेश्वरी साहब ने कहा कि इच्छा शक्ति जी, कि हमको ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से कि ये इस तरह की घटनाएं हों, और उसके लिए जो हाथ बदले जाते हैं कि प्रिंटिंग हुई, वहां से वहां गया, यहाँ से। अच्छा, फिर इसका दूसरा एक और है कि आप हर रीजन में, उस रीजन में भी सब रीजन में भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर्स दीजिए। वो सेम पेपर पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। जैसे आनंद कुमार जी ने कहा ना कि नहीं वो तो कैसे भी करें, ये कर लीजिए। अगर वो होगा तो इनको पता ही नहीं लगेगा किसको कौन सा पेपर मिलेगा। ठीक है। आप कर लीजिए, लीक करके क्या करेंगे। तो ये जो है, हमको इस पे वाकई में इच्छा शक्ति का अभाव है कि इसको ठीक करना चाहिए। एनटीए बनी ही इसीलिए थी, और अगर वो सुचारू रूप से नहीं करा पा रहे परीक्षा, उसको डिसॉल्व करके जैसे भी, और दूसरी ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है एनटीए पर। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प करने के लिए रिकमेंडेशंस नहीं है, पैनल नहीं है, जो बात मैं छोटी सी कह रहा था। आप हमारे दर्शक गौर कीजिए इस बात पे कि जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के लिए एक हाई लेवल पैनल बनाया। ये 2024 जुलाई की बात हो रही है। पैनल की अध्यक्षता, जो मैं कह रहा था कि फॉर्मर जो इसरो के चीफ हैं डॉक्टर आर राधाकृष्णन, उन्होंने इसको चेयर किया। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? इन्होंने कहा कि फ्यूचर में आप जेईई की तरह मल्टी स्टेज टेस्टिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए। इसकी रिकमेंडेशंस हैं। एनटीए इसमें नहीं करता है। जबकि पिछले साल, आपको मालूम है, पिछले साल नीट और यूजीसी नेट कंट्रोवर्सी के बाद डिमांड बढ़ी थी। उसके बावजूद अब उसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, ये तमाम मिनिस्ट्रीज में जुड़ी हुई हैं। मुझे ये बताइए माहेश्वरी सर, जब रिकमेंडेशंस आपके पास हैं, आपके पास उदाहरण हैं, उसके बावजूद आप ये सिस्टम इन प्लेस क्यों नहीं ला पा रहे इन रिकमेंडेशंस को? कितने लीक्स का आप वेट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इनर्शिया है एक्सेप्ट करने के लिए। सबसे पहले तो जो भी एग्जामिनेशन बॉडीज है उनको ये मानना पड़ेगा कि दे हैव फेल्ड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर। जब तक कि एक्सेप्टेंस रिकमेंडेशन कोई और दे रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है कि इसमें हमारी गलती है। जब तक एनटीए ये नहीं मानेगा कि हमारी गलती है और उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक वो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो उनको शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी कि हम गलत कर रहे हैं। साथ में जो टेक्नोलॉजी के, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो आजकल सॉल्यूशंस आ चुके हैं कि आप तो एक एक स्टूडेंट को प्रोक्टर कर सकते हैं। मतलब आप तो अभी क्लास में 2 इन्विजिलेटर होंगे, पूरी क्लास को सर्विलेंस कर रहे हैं, प्रोक्टर कर रहे हैं। आप तो टेक्नोलॉजी से एक एक को कर रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो या तो एनटीए को पता नहीं है, और पता है तो वहां पर इनर्शिया ही एक्सेप्ट करने में कि ये सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये, जैसे कि अभी डॉक्टर ने कहा कि आप जब तक ये नहीं मानेंगे कि इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक ये नहीं हो सकता। और इच्छा शक्ति लानी पड़ेगी, क्योंकि 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है हर साल केवल नीट में।
और नीट के साथ उनके परिवार जुड़े हैं जो करोड़ों में हैं। अगर एक फैमिली में 4 लोग भी लेंगे तो 1 करोड़ लोग उससे प्रभावित हुए हैं। तो ये कोई छोटा स्केल नहीं है, और जब तक उसको ये सेंसिटिविटी को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, इसका करेक्शन करेंगे नहीं। और मुझे पर्सनली लगता है, और मुझे लगता है कि सभी पैनल पे जितने भी लोग हैं और जो भी सुन रहे हैं उनको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और उससे बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करा जा सकता है, और ये कर लेना चाहिए। ये रेजिस्टेंस क्यों है, इसका जवाब तो एनटीए दे सकता है कि वो इसको मानते क्यों नहीं है। एब्सोल्युटली। देखिए, इस तरह के मामलों में सबसे आसान काम क्या है? आप कैंसिलेशन की घोषणा कर दो, आप सीबीआई या किसी जांच एजेंसी से इसके प्रूफ की घोषणा कर दो, आप री एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट कर दो। ये बड़े आसान, बड़े ऑब्वियस से, गोज विदाउट सेइंग स्टेप्स हैं। बट सबसे मुश्किल क्या है? मुश्किल है बच्चों में उस ट्रस्ट को रीस्टोर करना, मुश्किल है स्टूडेंट के उस ट्रॉमा से बच्चों को निकाल पाना, मुश्किल है क्रेडिबिलिटी के इश्यूज से पार पाना, और मुश्किल है सिस्टमैटिक जो इनएडिक्वेसी है उसको एड्रेस करना। कैसे करेंगे? ये बड़े मुश्किल काम है, लेकिन आप बार बार ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं जो बड़ा आसान होता है। साहब जांच करा देंगे, दोबारा से परीक्षा करा देंगे। उन बच्चों पर जो ट्रॉमा है उसकी जवाबदेही कौन देगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आनंद कुमार सर, एनटीए को आप क्या सलाह देंगे सर? किस तरह का काम होना चाहिए उनकी तरफ से? क्योंकि ये दूसरी तीसरा साल है लगातार जब वो कंट्रोवर्सीज में है, और ऐसा लग रहा है कि पुरानी गलतियों से सबक सीखे नहीं जा रहे हैं। आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि साहब हम उसकी जांच कर रहे हैं, बट स्ट्रांग रूम से लीक नहीं हो रहा है पेपर, लोकल सेंटर्स या ट्रांसपोर्ट के दौरान हो रहा है, ऐसी सोशल मीडिया में जो हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं वहाँ से हो रहा है। आपका सिस्टम जो है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चाहिए, वो काम नहीं कर रहा है। आप एआई की बात कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर तो चल चुका है एग्जाम सेंटर से बहुत पहले। आपका सारा फोकस सिक्योरिटी का स्ट्रांग रूम और एग्जाम सेंटर तक है, लेकिन इसके बाहर भी तो एक दुनिया है जहां पर पेपर लीक होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। वहां पर तंत्र फेल दिख रहा है। आप क्या सजेशन देंगे एनटीए को? आनंद सर। हम तो सजेशन यही देंगे अभी भी कि देखिए, ऑनलाइन की बात बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत सारा बच्चा हमारे गांव का है, देहात का, जिसके साथ काम करने का मेरा अनुभव रहा है, अभी भी बेचारा कंप्यूटर पर उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो आप करा रहे हैं को तो गलत नहीं करा रहे। चाइना में देखिए, हम लोगों के देश की जनसंख्या के बराबर वहाँ जनसंख्या, लेकिन वहाँ जितना भी एग्जाम हो रहा है, सब एग्जाम हो रहा है पेन पेपर का हो रहा है सर। लेकिन सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन बच्चे की इस बेचारगी पर आप कितने मार्क्स बच्चे को देंगे, उसके पेरेंट्स को देंगे, और कितने मार्क्स हमारे तंत्र को देंगे? अगर हमारे गांव का बच्चा, इस विकसित भारत के सपने को साथ लेकर चलने वाला बच्चा आज भी कंप्यूटर नहीं सीख पा रहा है, या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग या एग्जाम नहीं दे पा रहा है, तो ये उस बच्चे की गलती है सर, या इस देश के तंत्र की विफलता है? ये बच्चे की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। सरकारी स्कूल में क्या ऐसी व्यवस्था है कि उसको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है? सरकारी स्कूल के शिक्षक आज भी क्या उतने कैपेबिलिटी है जितना महेश्वरी साहब के यहाँ कोचिंग के टीचर पढ़ा रहे हैं? आज क्यों सरकारी स्कूल के शिक्षकों में और कोचिंग सेंटर के बीच में इतनी खाई बन गई है? तो बात तो लंबी चली जाएगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो भी व्यवस्था उसको दुरुस्त करनी चाहिए, और जहां चाह वहां रहा। अगर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इसके भीतर जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो इसके मीडिएटर होंगे उनको जेल के सलाखों के पीछे सजा बढ़ा के रखी जाएगी, तो अगले साल से कोई कुछ नहीं करेगा। बट सर, वो वही सर, आपने तो इतने बच्चों का भविष्य बनाया है, पढ़ाया है। जेई की परीक्षाओं में सर, वही बच्चा जो डिजिटल डिवाइड का बहुत बड़ा जो हिस्सेदार है, या जो उस दंश को झेल रहा है, वही बच्चा मल्टीपल स्टेजेस में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहा है। जेई का बच्चा नीट के बच्चे को देने में क्या दिक्कत है? मेरी बात भी समझिए, हाँ क्यों मिला दे, लेकिन वो कठिनाई का महसूस कर रहा है। हम लोग जानते ना, बच्चा बेचारा नर्वस हो जा रहा है। हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप अभी नहीं है। सरकार ऐसी योजना बनाती है कि हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप हो, वहां पर सुविधाएं हो, हाई स्पीड इंटरनेट हो, तब ऐसा होना चाहिए। तो अभी हम एकदम राय नहीं देंगे, हम तो राय यही देंगे, हम लोग तीनों एक ही बात करें तो डिबेट का फिर फायदा भी नहीं है, और अलग अलग बात करें इसलिए डिबेट भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि जो भी तंत्र हो उसको दुरुस्त करने से समाधान जरूर निकल जाएगा। बहुत जगह पर हो सके कि
ऑनलाइन में भी गड़बड़ी हो जाए, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। नियत अच्छी रखनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चीज़ें अच्छी होगी। और चलते चलते एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे डोभाल साहब, कि अब जो हुआ सो हुआ। अब हम लोगों का, तमाम लोगों का काम है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाए, उनको ये विश्वास दिलाए कि कोई बात नहीं, अगली परीक्षा अच्छी होगी तुम्हारी। अगर परीक्षा इस बार अच्छी हुई तो अगली बार और भी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर थोड़ी कमी रह गई है तो उसको पूरा करो। इस तरह से मनोबल बढ़ाने का भी हम लोगों के पास समय है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं सर, एक शिक्षक होने के नाते आप मनोबल बढ़ाने की बात होनी भी चाहिए। लेकिन सर, कब तक इस देश के बच्चे को हम ये विश्वास दिलाते रहेंगे कि कोई बात नहीं बाबू, इस बार हो गया, अगली बार नहीं होगा। उसकी उम्र जा रही है सर, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर पेपर देने का ऑप्शन है बच्चों के पास। एक एक साल कीमती होता है। बट बतौर शिक्षक आपने एक अच्छी बात कही। सर, आपको जाना है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। माहेश्वरी सर, आपके पास आ रहा हूँ। सर, ये हम कब तक बच्चों को ये समझाते रहेंगे कि सब ठीक है, आगे बढ़ो, और उनकी आकांक्षाओं पर जो हमारे तंत्र की विफलता है उसको सुपर इम्पोज कर देंगे कि साहब ये तो प्रॉब्लम है, अगले साल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं बाबू? नहीं, मैं तो बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि डिजिटल डिवाइड है। आज हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन ऑलमोस्ट वही काम करता है जो मोबाइल एक लैपटॉप करता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ एरिया में कहीं पर ऐसी जगह पर कुछ ऐसे बच्चे हों जिनके पास लैपटॉप का एक्सेस ना हो, तो मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम में आप ऑनलाइन लाइए। और ऑनलाइन को, जैसे आज पेपर को दोबारा कराने की जो कॉस्ट सरकार को आएगी, एनटीए को आएगी, उतनी कॉस्ट को आप सेंटर बना बनाकर बच्चों को टेस्ट की प्रैक्टिस करवाइए। वो भी एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है। देश के सारे स्कूलों को आप मैंडेट दे दीजिए कि आपको हर बच्चे को एक प्रैक्टिस के लिए, आपको जरूरी है कि उसको वहां पे प्रैक्टिस का मौका दीजिए। और वो मैंडेट दिया जा सकता है। हर स्कूल के पास आज कंप्यूटर लैब है, हर बच्चा वहां जाके प्रैक्टिस कर सकता है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, परंतु ऑनलाइन करके आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि पेपर का कैंसिल होना और ये बात बोलना कि बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, ये बोलने में बहुत आसान है, परंतु प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो बच्चा पिछले 2 साल से 3 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने अपना पूरा 100% उस एग्जाम में दे दिया है। उसके बाद 10-15 दिन के लिए वो फ्री बैठा हुआ है और अचानक उसे लगता है कि पेपर दोबारा होगा, तो उसका सारा मोमेंटम खत्म हो चुका है। एब्सोल्युटली। आप कितना डिले करेंगे? सेशन डिले होते हैं, आप यू कांट रिवाइंड द क्लॉक। और कितने बच्चों को मेंटल जो प्रेशर आता है एग्जाम का, वो दोबारा देना और उनकी मानसिक स्थिति को खराब करना किसी को अधिकार नहीं है। सरकार को या एनटीए को, जो भी एग्जाम करा रही है उस बॉडी को, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कितना ज्यादा तनाव एक एग्जाम का होता है, क्योंकि वो डू एंड डाई है बच्चे के लिए, लाइफ का सवाल है। आप बार बार उसको बोलें कि आप क्लिफ पर आइए और डू एंड डाई से बचकर जाइए, बार बार वहां ले आते हैं और डू एंड डाई से बचकर जाइए, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि आप प्योर, बिल्कुल सर, ये सोचना ही पड़ेगा ना। और नहीं तो बीच का रास्ता निकाल लीजिए। राधाकृष्णन कमेटी अभी इस बात पे विचार कर रही है कि नीट को हाइब्रिड मोड में, यानी कि आप डिजिटल पेपर रखो लेकिन ओएमआर पर आंसर। आई मीन, ये तरीके भी तो हो सकते हैं, आप कोशिश तो कीजिए। लेकिन कमेटी के रिकमेंडेशंस को आप दबा करके बैठे हुए हैं, और इस डर से कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना उजागर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही समय पर एक हाई क्वालिटी कंप्यूटर सेंटर, एक रोबस्ट इंटरनेट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे, भाई हम तो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, पता चला कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं जिनका काम है कि डिजिटल इंडिया को ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करना, पता चला कि उनके काम की कलई खुल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये अलग सोच हमको लेकर के आनी पड़ेगी। मिश्रा सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे? फाइनली क्या सॉल्यूशन सर? देखो दीपक जी, 2 साल पहले भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ऑनलाइन करो, तो हमने कहा अभी समय नहीं है, लेकिन अगले साल से ऑनलाइन कर देना चाहिए, और वो नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं कि डिजिटल डिवाइड का कोई प्रश्न ही नहीं है भारत में। जब भी हम ये बात करते हैं, आपका बैंक का जब वो हो रहा था कंप्यूटराइजेशन, बैंक एम्प्लॉयज हड़ताल पर चले गए थे कि कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए स्टेट बैंक का या किसी भी बैंक का। आज क्या आप सोच सकते हैं बैंकिंग सिस्टम बिना कंप्यूटराइज्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी के चल सकता है? यूपीआई भारत में आज गरीब से गरीब, अमीर से अमीर उपयोग में ला रहा है। अपना क्यूआर कोड बना रहा है, 10 रुपए भी आप दे रहे हैं किसी को चाय के, वो 10 रुपए भी ले रहे हैं। इसके अलावा आप जहां पे भी देखिए, आईआईटी का एग्जाम हो रहा है ना ऑनलाइन, ये इसी देश में हो रहा है। क्या वहां गांव के बच्चे नहीं आ रहे हैं? तो और इसको आप फेजेस में कर दीजिए, जरूरी नहीं है एक दिन में सारे बच्चों का करना है। आप पूरा
अप्रैल में इसी काम के लिए लगा दीजिए लोगों को। और आज रेलवे रिजर्वेशन है, ऑनलाइन होता है कि नहीं होता, डिजिटली होता है कि नहीं होता, और लोग Absolutely. कर रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे यहाँ घर में काम करने वाली है, वो भी करा रही है और जा रही है। तो ये और महेश्वरी साहब ने ठीक कहा कि आज सबके पास स्मार्टफोन है, वो भी तो कंप्यूटर ही है। और इसमें मैं समझता हूं कि स्कूलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनकी कंप्यूटर लैब बच्चों को एग्जाम के लिए उपलब्ध कराएं वो। और ये इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जी। और इसमें आप जो वो एग्जाम है, मान लीजिए 100 प्रश्न है उसमें, वो एक बार में नहीं भी कर पा रहा, मैं तो कह रहा हूं आप सिस्टम एआई के जरिए ऐसा बनाइए कि अगर वो एक बार में मान लीजिए 50 प्रश्न कर लिए, 25 कर लिए, फिर वो कहता है मैं बाद में करूंगा, तो वो उसमें एआई के जरिए आप ये सब कर सकते हैं आज। एब्सोल्युटली। तो इसमें ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते हैं सर। और डिजिटल डिवाइड के देखिए, एक तरफ गवर्नमेंट खुद ही कहती है ना, हम तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे, जो एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। हमारे यहाँ 90% से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट चला रहे हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स उनके यूज़र्स हैं, जो यूज़र्स हैं, सब्सक्राइबर्स के साथ साथ उनके यूज़र्स का भी इसमें संख्या है। जो IAMAI की रिपोर्ट है जनवरी 2026 की, उसमें लगभग 96 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूज़र्स हैं। इतनी बड़ी तादाद है, इतना बड़ा कोई डिजिटल डिवाइड है। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे के भविष्य की से जुड़ी हुई इतनी इंपॉर्टेंट परीक्षा को ऑनलाइन नहीं करा सकते। बट आपने सही कहा, इच्छा शक्ति की बात है। बट बहरहाल ये ऑनलाइन ऑफलाइन का प्रश्न भी नहीं है। जो मूल सवाल आनंद सर ने उठाया था वो भी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा कोई भी हो, लीक हो ही क्यों, ऐसा सिस्टम हम बनाएं। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MC मिश्रा, धन्यवाद आपका, समय निकाला आपने। प्रबोध माहेश्वरी सर, थैंक यू सो मच समय के लिए। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।